फरीदाबाद की बात करेंगे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े अस्पताल का उद्घाटन किया है। आधुनिक सुविधाओं से लैस अमृता अस्पताल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। आपको बता दें कि फरीदाबाद में करीब 130 एकड़ में इस अस्पताल का निर्माण किया गया है। 500 बेड के साथ इस अस्पताल की शुरुआत की गई है। जल्द ही यह अस्पताल 2600 बेड वाला हो जाएगा। वहीं दूसरी बड़ी खबर कांग्रेस खेमे से, जहां पर कांग्रेस अध्यक्ष की रेस को लेकर मंथन तेज हो गया है। जल्द ही कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिलेगा। सूत्रों के मुताबिक इस रेस में जो बड़े नाम सामने आ रहे हैं वो गांधी परिवार से ताल्लुक नहीं रखते। वहीं तीसरी सबसे बड़ी खबर हरियाणा पंचायत से जुड़ी हुई। आज शाम करीब 4 बजे हरियाणा भवन में बीजेपी की मीटिंग होगी। सीएम मनोहर लाल, प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ यहां पर मौजूद रहेंगे। इस बैठक में जिला चुनाव प्रभारियों की रिपोर्ट पर मंथन होगा। 3 बड़ी खबरें तस्वीरों में आप देख सकते हैं। इन्हीं 3 बड़ी खबरों पर आज हम बात करेंगे और इसके साथ ही आपको बताएंगे कि आज हरियाणा के लिहाज से किस तरीके से बड़ा दिन है, क्योंकि खासतौर पर हरियाणा की बीजेपी की ये मीटिंग होने वाली है। इसके अलावा क्योंकि कांग्रेस के नए अध्यक्ष को लेकर मंथन हो रहा है जो गांधी परिवार से ताल्लुक नहीं रखता, तो उस लिहाज से किस तरह के नामों पर चर्चा हो सकती है, कौन से ऐसे नाम हैं जिन पर अध्यक्ष के लिए विचार हो रहा है, उस पर बातचीत करेंगे। और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे बड़े प्राइवेट अस्पताल का उद्घाटन कर दिया है और इस 2600 बेड वाले इस अस्पताल में जो सुविधाएं हैं उसका जिक्र हम करने वाले हैं। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात कर रहे हैं कांग्रेस अध्यक्ष से जुड़ी सबसे बड़ी खबर। कांग्रेस को जल्द नया अध्यक्ष मिल जाएगा। 28 अगस्त को अध्यक्ष के चुनाव की तारीख तय हो जाएगी। CWC की अहम मीटिंग में यह तारीख तय होगी। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में वर्चुअल बैठक होने वाली है और इसे लेकर ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, कांग्रेस अध्यक्ष से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। पिछले कई सालों से लगातार इस बात का इंतजार हो रहा है कि कांग्रेस की दशा और दिशा कैसे तय की जाएगी और इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कांग्रेस अध्यक्ष की। और इसी पर अब ये बड़ी खबर अब हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर जल्द फैसला हो सकता है। कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिल सकता है। 28 अगस्त को अध्यक्ष के चुनाव की तारीख तय हो जाएगी। CWC की अहम बैठक होगी और उस बैठक में तारीख तय हो जाएगी। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में ये वर्चुअल बैठक होगी और जानकारी ये कि अध्यक्ष को लेकर कई नामों पर मंथन चल रहा है, चर्चा चल रही है। उन नामों को लेकर ये जानकारी कि वो गांधी परिवार से ताल्लुक नहीं रखते। इस खबर पर और ज्यादा चर्चा के लिए मेरे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिल्ली से विनय हमारे साथ, चंडीगढ़ से हमारे साथ रवि चंदेल जुड़ रहे हैं। और विनय, क्योंकि कांग्रेस के लिए जब भी अध्यक्ष पद के नामों का मंथन होता है तो सबसे ज्यादा इस बात पर जोर दिया जाता है कि क्या वो शख्स गांधी परिवार से अलग हो सकता है, और कांग्रेस के तमाम नेता इस बात पर कहीं ना कहीं सहमति नहीं जताते हैं। फिलहाल क्या चर्चा चल रही है, कौन से नामों पर मंथन हो रहा है? देखिए, एक बार फिर से कांग्रेस में अध्यक्ष पद के नाम को लेकर हलचल तेज है। कई कांग्रेस के नेता चाहते हैं कि एक बार फिर से राहुल गांधी को जिम्मेदारी दी जाए, लेकिन राहुल गांधी लगातार मना करते आए हैं। अध्यक्ष पद को लेकर राहुल गांधी का कहना है कि 2 लोकसभा चुनाव उनके नेतृत्व में कांग्रेस हार चुकी है, इसलिए वो अब अध्यक्ष नहीं बनना चाहते। कई कांग्रेस नेता चाहते हैं सोनिया गांधी इसकी जिम्मेदारी संभालें, लेकिन सोनिया गांधी अपनी बीमारी का हवाला देकर वो कह रही हैं कि वो अध्यक्ष पद पे नहीं बनना चाहती। प्रियंका गांधी का नाम भी कई बार आगे आता है, लेकिन प्रियंका गांधी को लेकर भी राहुल गांधी तैयार नहीं है। अब कहीं ना कहीं चूंकि लंबे समय से कांग्रेस में गांधी परिवार का दबदबा रहा है और ऐसे में परिवारवाद का आरोप कांग्रेस पे लगता रहा है, इसीलिए कांग्रेस चाहती है कि अब इस परिवारवाद की छवि से बाहर आए और इसलिए कई नेताओं के ऊपर ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। अशोक गहलोत, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये तमाम कांग्रेस के बड़े नाम हैं जिनके नाम रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। 28 तारीख को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अहम बैठक है। चूंकि सोनिया गांधी की जो बीमार हैं और अपने इलाज के लिए विदेश गई हैं, तो ऐसे में वो वर्चुअली इस बैठक में जुड़ेंगी। वर्चुअली बैठक बुलाई गई है। हालांकि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य जो चुनाव है अध्यक्ष पद के उसका शेड्यूल तय करना है, लेकिन कहीं ना कहीं अब सुगबुगाहट तेज हो गई है कि कांग्रेस परिवारवाद से बाहर आना चाहती है। परिवार से बाहर किसी को अध्यक्ष पद दिया जा सकता है। जिन नामों में चर्चा चल रही है उसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे तमाम नाम हैं।
किसको ये जिम्मेदारी दी जाती है। हालांकि लगातार जब विनय, भी कांग्रेस अध्यक्ष आप पद का बने रहे चुनाव हमारे होता साथ, है, आपके तो पास लौटेंगे। एक और सवाल जानने की कोशिश करेंगे कि इससे पहले जब भी नामों पर मंथन होता है तो क्यों आखिरकार गांधी परिवार पर आकर सभी की सुई अटक जाती है। आपके पास लौटेंगे। रवि, अगर हम हरियाणा के लिहाज से इस मंथन को देखें, क्योंकि बार बार ये चर्चा होती है कि अध्यक्ष पद जिस तरीके से तय होगा उसके बाद हरियाणा की राजनीति में भी कांग्रेस के लिए एक बड़ा बदलाव हो सकता है। क्या हरियाणा से किसी नाम पर मंथन हो रहा है? हरियाणा में भी कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं और उनकी बातचीत खासतौर पर केंद्र में होती रहती है, और यहाँ से क्या किसी बड़े नेता का नाम सामने आ रहा है या कुछ और चर्चा कांग्रेस के लिए? देखिए, अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में मौजूदा समय के अंदर जिस तरीके से कुमारी शैलजा की जो है वो लोकसभा चुनावों में हार हुई है, उसके बाद से लगातार जो है कुमारी शैलजा के से जो है वो प्रदेशाध्यक्ष का जो पद था वो भी छीन लिया गया। हालांकि बाद में उन्हें CWC का मेंबर बनाया गया, लेकिन निश्चित तौर पर अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा से कुमारी शैलजा का नाम जो है वो कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से कुछ ना कुछ जो है कुमारी शैलजा का नाम जो है वो कुछ नेताओं द्वारा जो है वो रखा जा सकता है। अगर खासतौर पर अगर हम कांग्रेस अध्यक्ष पद की बात करें तो जिस तरीके से लगातार जो है CWC के मेंबर्स चाहते हैं कि राहुल गांधी जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद जो है वो संभाले। ऐसी स्थिति में जब राहुल गांधी जो है उन्होंने सिरे से नकार दिया है कि वो नहीं चाहते कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाले, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है हो सकता है कि जो सोनिया गांधी, मौजूदा समय की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी है, उन्हीं को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो रखा जाए और उनके बाद जो है कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाए, खासतौर पर दक्षिण भारत से और उत्तर भारत से। दक्षिण भारत से अगर हम नाम लें तो कर्नाटक से आने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे जो मौजूदा समय के अंदर राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, तो साथ ही साथ रमेश नेथिला जो केरल से आते हैं, पूर्व में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं, तो इन दोनों नामों के ऊपर जो है वो चर्चा हो सकती है कि ये जो है वो कार्यकारी अध्यक्ष जो है दक्षिण भारत में से इन दोनों में से कोई एक जो है वो कार्यकारी अध्यक्ष बन सकता है। तो वहीं अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत के अंदर अशोक गहलोत एक बड़ा नाम, एक बड़ा चेहरा, 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 3 बार प्रदेशाध्यक्ष रह चुके हैं और कई अलग अलग राज्यों के वो प्रभारी भी रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अशोक गहलोत का जो नाम है वो भी सामने आ रहा है। और साथ ही साथ अगर हम युवा चेहरे की बात करें तो युवा चेहरे के तौर पर जो है वो सचिन पायलट, हालांकि उन्होंने सिरे से नकार दिया है कि वो दिल्ली नहीं जाना चाहते, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार किस तरीके से जो है वो राहुल गांधी को मनाने की कोशिश की जाती है या फिर सोनिया गांधी को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष रहने दिया जाता है और उनके अंडर जो है 2 कार्यकारी अध्यक्ष, एक दक्षिण भारत से और एक उत्तर भारत से जो है उनकी नियुक्ति होती है। कहीं ना कहीं ये जो समीकरण आपने गिनवाए हैं ये कांग्रेस के लिए जरूरी भी हो जाता है, इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे। बने रहे हमारे साथ विनय, क्योंकि मैं भी इसी सवाल पर आ रही थी कि कांग्रेस में इस बात पर भी मंथन हो रहा है कि अध्यक्षता वाली जो जिम्मेदारी है वो सोनिया गांधी संभालती रहे, कार्यकारी अध्यक्ष 2 बना दिए जाए, जिससे कहीं ना कहीं कई समीकरण सेट हो सकते हैं कांग्रेस के लिए। ये भी बताना है कि परिवारवाद से अलग हो रहे हैं, ये भी बताना है कि सभी को एक साथ लेकर चल रहे हैं, कुछ नेताओं की जो सीनियर लीडर्स की नाराजगी है उसको भी शायद दूर करने की कोशिश होगी। तो कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं बड़ा चैलेंज है। देखिए, कांग्रेस के ऊपर जो इस वक्त सबसे बड़ा दाग है वो परिवारवाद का है। लंबे अरसे से गांधी परिवार से ही कोई ना कोई अध्यक्ष बनता आया है कांग्रेस को, और इसी को लेकर विपक्ष भी कहता है कि परिवारवाद है कांग्रेस में। कई कांग्रेस के नेता भी कांग्रेस का दामन छोड़ चुके हैं, अनदेखी का आरोप लगाते हुए, परिवारवाद का आरोप लगाते हुए। ऐसे में अब जो अध्यक्ष पद चुना जाना है, अब देखना है कि क्या जिस नए फॉर्मूले की बात हो रही है क्या उसको लेकर कांग्रेस चलती है, क्योंकि कहा जा रहा है कि कांग्रेस में इस बार अध्यक्ष पद के साथ साथ 2 कार्यकारी अध्यक्ष पद भी रखे जा सकते हैं और नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में अलग अलग कार्यकारी अध्यक्ष काम करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्योंकि हर बार जब भी कांग्रेस में अध्यक्ष पद का चुनाव होता है तो यही सुगबगाहट होती है कि इस बार हो सकता है कि कांग्रेस में जो अध्यक्ष है वो गांधी परिवार से बाहर हो, लेकिन हमेशा नतीजा जो होता है वो ढाक के 3 पात होता है, क्योंकि अध्यक्ष गांधी परिवार से ही निकल कर आता है। बिल्कुल जाहिर तौर पर मैंने हमने कई बार देखा है कि लंबी चौड़ी चर्चा चलती है, मंथन चलता है और आखिर में रिजल्ट वही आता है जो पहले से होता है कि यानी सोनिया गांधी या गांधी परिवार से ही अध्यक्ष पद को कायम रखा जाता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रवि, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से चर्चा इस बात की चल रही है कि कांग्रेस किस तरह का फैसला लेगी, क्या उससे पार्टी के नेताओं की या गुटबाजी की जो समस्या है वो दूर हो पाएगी या फिर नहीं। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एशिया के सबसे बड़े अस्पताल के उद्घाटन की। आपको ये बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और एशिया के सबसे बड़े अस्पताल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उद्घाटन के बाद अस्पताल का निरीक्षण भी प्रधानमंत्री ने किया। यह अस्पताल 133 एकड़ में बनाया गया है, नाम अमृता अस्पताल, और प्रधानमंत्री के साथ सीएम मनोहर लाल भी मौजूद रहे।
तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एशिया के सबसे बड़े अस्पताल का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया। हरियाणा के दौरे पर प्रधानमंत्री रहे और पीएम मोदी ने अमृता अस्पताल का उद्घाटन कर दिया है। इसके साथ ही उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री ने अस्पताल का निरीक्षण भी किया। यहाँ पर जो सुविधाएं हैं उनका जायजा लिया, ये समझा कि किस तरीके से इस अस्पताल में बाकी दूसरी अस्पतालों से ज्यादा सुविधाएं रहेंगी, किस तरीके से ये आने वाले वक्त में फायदेमंद हो सकता है। 133 एकड़ में बना अमृता अस्पताल, जिसका आज प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है, शिलान्यास किया। और इसके साथ ही आपको बता दें कि पीएम के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी इस दौरान मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके बाद मोहाली दौरे पर भी रहेंगे। लेकिन ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया है। एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल है यहाँ पर, और आपको बता दें कि इसमें जो सुविधाएं हैं वो अपने आप में कई एग्जाम्पल सेट करने वाली हैं। हमने देखा कोरोना काल में जब बार बार मेडिकल सुविधाओं का जिक्र हो रहा था, बार बार अस्पतालों में बेड की कमी की जरूरत महसूस हो रही थी। इस लिहाज से आज का ये दिन बड़ा अहम हो सकता है, बेहद अहम कदम हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृता अस्पताल का उद्घाटन भी किया और इसके साथ ही अस्पताल का निरीक्षण भी किया। एक 133 एकड़ में अमृता अस्पताल बना है और इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस दौरान मौजूद रहे। और इसके साथ ही उद्घाटन के बाद की जो तस्वीरें वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने एशिया के सबसे बड़े अस्पताल का उद्घाटन किया है। पीएम मोदी ने अमृता अस्पताल का उद्घाटन कर दिया है। उद्घाटन के बाद उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण भी किया। ये अस्पताल 133 एकड़ में बना हुआ है और पीएम के साथ इस दौरान सीएम मनोहर लाल भी मौजूद रहे। फिलहाल प्रधानमंत्री यहां पर मौजूद, और इसके साथ ही इस बात का अंदाजा लिया जा रहा है कि कैसे इस अस्पताल में सुविधाएं रहने वाली हैं और कैसे आने वाले वक्त में मेडिकल क्षेत्र में एक नई क्रांति कही जा सकती है। 133 एकड़ में बना ये अस्पताल, जहां पर लोगों को मेडिकल सुविधाएं मिलेंगी, बड़े स्तर पर मेडिकल सुविधाएं मिलेंगी। पीएम के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी इस दौरान मौजूद। सुरक्षा चाक चौबंद की गई। पिछले कई दिनों से लगातार तैयारी इस बात की हो रही थी कि जब प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे तो सुरक्षा में किसी तरह की कोई चूक ना रहे। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और प्रधानमंत्री ने इस अस्पताल को अब जनता को समर्पित करने के लिए कदम बढ़ाया। और आपको बता दें कि इसका उद्घाटन कर दिया गया है, सबसे बड़ा अस्पताल, और यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री पहुंचे थे, राज्यपाल भी यहाँ पर मौजूद थे और इसके अलावा आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद थे। और एशिया के सबसे बड़े अस्पताल अमृता अस्पताल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचे और इस अस्पताल को उद्घाटन करने के बाद जनता के लिए समर्पित किया है। ग्रेटर फरीदाबाद में अस्पताल है और अमृता अस्पताल की अगर हम बात करें 133 एकड़ में अस्पताल फैला हुआ है और बड़े स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें तो बेहद अहम हो जाता है। 81 स्पेशलिस्ट और 7 सेंटर यहाँ पर हैं और इसके साथ ही आपको बता दें कि अस्पताल में 2600 बेड की क्षमता है। 7 सेंटर एक्सीलेंस हैं और 2600 बेड की सुविधा है। पहले चरण में अस्पताल में 500 बेड रहेंगे, इसके बाद एक्सटेंड किया जाएगा। अस्पताल में फिलहाल आपको बता दें कि 2600 बेड की क्षमता है। क्रिटिकल केयर की बात करें तो उसके लिए भी ये बेहद अहम अस्पताल, 64 ऑपरेशन थिएटर बनाए गए हैं और क्रिटिकल केयर के लिए 534 बेड यहाँ पर उपलब्ध हैं। और सबसे ज़्यादा उन्नत जो सर्विसेज की बात करें वो बेहतरीन रहने वाली हैं और यहाँ पर ऑटोमेटिक रोबोटिक जो प्रयोगशाला हैं वो भी रहेंगी। इसके अलावा जो सुविधाओं की बात करें हम कैंसर को लेकर, खासतौर पर ऑन्कोलॉजी यहाँ पर जो है उसको लेकर मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। मोस्ट अपडेटेड न्यूक्लियर मेडिसिन यहाँ पर मौजूद रहेंगी और अस्पताल परिसर में हेलीपैड भी एक सुविधा है और इसके साथ ही 1200 से ज़्यादा यहाँ पर कर्मचारी रहने वाले हैं। आपको बता दें कि विशाल हेलीपैड यहाँ पर मौजूद रहेगा और 700 से ज़्यादा डॉक्टर रहने वाले हैं। तो बेहद बड़ा कदम है, न सिर्फ हरियाणा के लिहाज से, देश के लिहाज से। एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल है अमृता अस्पताल, जिसका प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है। सेक्टर 88 में ये अस्पताल बनाया गया है, जहां पर 700 से ज़्यादा डॉक्टर होंगे। ग्रेटर फरीदाबाद में सेक्टर 88 में ये अस्पताल बनाया गया है और 81 स्पेशलिस्ट, इसके साथ ही 133 एकड़ में अस्पताल है। समझा जा सकता है कि कितना बड़ा कदम है। और ज़्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी परोक्ष इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं।
परोक्ष मेडिकल क्षेत्र में हरियाणा के लिहाज से बेहद बड़ा दिन है आज का। प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया अमृता अस्पताल का, क्या कुछ और खासियत? जी बिल्कुल, देखिए आज अगर बात करें तो चिकित्सा क्षेत्र में एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी गई है, जिसमें 2600 बेड का ये अस्पताल जो है वो लोगों को समर्पित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और अगर आपको बात करें तो पहले चरण में 550 बेड की सुविधा जो है वो दी गई है, और चरण में चरण जो है ये बढ़ती रहेगी और 2600 बेड की होगी। और सुविधाओं की अगर बात करें तो सुविधाओं में इनके अंदर आर्कियोलॉजी, कार्डियक साइंस, न्यूरो साइंस, गैस्ट्रो साइंस, ऐसे तमाम जो है 81 तरह की विशेष चिकित्सा सुविधाएं जो है इसके अंदर उपलब्ध रही जाएगी। और शायद इसके अंदर एक सबसे बड़ी खास अगर देखें तो दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए तो ये फायदा होगा ही होगा, लेकिन रोजगार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अवसर जो है लोगों को मिलने जा रहे हैं, क्योंकि लोग जब यहाँ पर पहुंचते हैं तो सुविधाएं जो होती है, ट्रांसपोर्ट होता है, उससे भी जो है रोजगार तो लोगों को मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ लोगों को जो है चिकित्सक सेवाएं जो है वो मिलने जा रही है। एक ऐसी तरह की जो चिकित्सक सेवाएं जो है वो मिलेगी। और अभी तक का एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल ये माना जा रहा है, एक ब्रांच के तौर पर इसको खोला गया है और लगभग ठीक है, बिल्कुल परोक्ष। और इस बात को समझा जा सकता है कि खास तौर पर न सिर्फ हरियाणा तक हम इस बात को सीमित रखें, देश भर के लिए ये एक बड़ी सौगात के रूप में देखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और आपको बता दें एक और बड़ी खबर बिहार से हरियाणा तक तेजस्वी के ठिकानों पर छापेमारी को लेकर बताने जा रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार से हरियाणा तक लगातार ठिकानों पर छापेमारी की खबरें सामने आ रही। गुरुग्राम में अर्बन क्यूब्स मॉल पर सीबीआई की छापेमारी की बड़ी खबर आ रही है और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का ये मॉल बताया जा रहा है। बिहार में भी कई जगह हैं जहां पर लगातार छापेमारी जारी है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, और बताया जा रहा है कि उन्हीं का ये मॉल है, उन्हीं की प्रॉपर्टीज पर लगातार छापेमारी हो रही है। और पार्टी की तरफ से लगातार ये दावा भी किया जा रहा है कि उनके खिलाफ राजनीतिक रंजिश के तहत ये कार्रवाई हो रही है। आपको बता दें कि बिहार में पिछले दिनों जो उथल पुथल हुई, सरकार में जो बदलाव हुआ, वो हम सभी ने देखा और उसके बाद अब सीबीआई की छापेमारी देखने को मिल रही है। बिहार से हरियाणा तक तेजस्वी के कई ठिकाने बताए जा रहे हैं जहां पर सीबीआई की छापेमारी चल रही है। फिलहाल हम बात करें गुरुग्राम की। गुरुग्राम में अर्बन क्यूब्स मॉल है जहां पर सीबीआई की छापेमारी चल रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी नीरज जंबावता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। नीरज, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं कि फिलहाल मैं गुरुग्राम के सेक्टर 71 के उसी अर्बन जो है क्यूब्स मॉल के बाहर हूं, जिसका कि निर्माणाधीन जो ये मॉल है इसको तैयार किया जा रहा है और बताया जा रहा है, जो सीबीआई के सूत्र बता रहे हैं कि इस पूरे मॉल को जो है वाइट लैंड जो बिल्डर है उसकी तरफ से बनाया जा रहा है। और सीबीआई की तरफ से ये बताया जा रहा है कि इस पूरे जो ये मॉल तैयार हो रहा है इसमें कहीं ना कहीं जो है तेजस्वी यादव का पैसा लगा हुआ है, यानी उनकी हिस्सेदारी है। लेकिन अगर कागजों की बात करें तो इस पूरे मामले में जो हमें सीबीआई के सूत्रों से जानकारी मिली है उसमें अभी तक इसमें कहीं भी कागजों में जो है तेजस्वी यादव का नाम नहीं है। तो लिहाजा ये कहे कि जो सीबीआई के सूत्र हैं उनकी तरफ से ये जरूर जानकारी मिल रही है कि ये इस मॉल में जो कहीं ना कहीं पैसा लग रहा है वो तेजस्वी यादव आरजेडी पार्टी का है। क्योंकि आज सुबह से हम देख रहे हैं कि दिल्ली, पटना और गुरुग्राम सहित यानी देश भर के अलग अलग इलाकों में तकरीबन 35 जगह सीबीआई और ईडी की लगातार छापेमारी की जा रही है। और इसी का लगातार जो है आरजेडी के जो प्रवक्ता है, नेता है, वो लगातार जो है बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि तमाम राजनीति से जो है प्रेरित होकर उन पर लगातार सीबीआई ईडी की कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि लगातार सीबीआई और जो है ईडी की हम बात करते हैं तो दिल्ली में भी हमने देखा था कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के नेता और प्रवक्ताओं ने भी जो है सरकार पर आरोप लगाया था। लेकिन गुरुग्राम की अगर हम बात करते हैं तो सुबह तकरीबन 8 बजे के आसपास एक टीम आई थी और अभी भी इसी मॉल के अंदर है। क्योंकि इस मॉल में एक जो है कॉर्पोरेट ऑफिस है और उसी ऑफिस के अंदर जो है फाइलों को खंगाला जा रहा है कि आखिरकार इस मॉल में जो है अब तक इन्वेस्ट कितने लोगों ने किया था। और इसमें जो है आरजेडी के नेताओं की बात करें, तेजस्वी यादव की बात करें या फिर दूसरे जो इन्वेस्टर थे वो कौन कौन थे। लेकिन अगर इसके मॉल के पीछे की बात करें तो व्हाइट लैंड बिल्डर जो कि एक जो है बिल्डर है और इस तरह की कॉमर्शियल रेजिडेंशियल बिल्डिंग जो है इस बिल्डर की तरफ से जो है कहीं ना कहीं तैयार की जाती है। और गुरुग्राम में भी इस बिल्डर के बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और ऐसे में आज सुबह से लगभग 8 बजे के बाद से ही जी क्या तस्वीरों में आप हमें दिखा सकते हैं कि जहां पर छापेमारी हो रही है वहां पर किस तरह की, क्योंकि आपने बताया कि मॉल निर्माणाधीन है और इसके अलावा जब सीबीआई की टीम पहुंची थी क्या इस बात की जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर तेजस्वी यादव को लेकर किस तरह की हिस्सेदारी है या फिर किस तरीके से, क्योंकि पार्टी की तरफ से बार बार ये दावा किया जा रहा है कि राजनीतिक रंजिश निकाले जा रही है सीबीआई की छापेमारी के द्वारा।
जी बिल्कुल, देखिए अगर हम इस मॉल की बात करते हैं तो आप खुद जो है तस्वीरों में भी देख सकते हो कि किस तरह से अभी भी जो है सीबीआई की इस पूरे मॉल में रेड है, लेकिन जो है निर्माण का काम अभी भी चल रहा है। लेकिन फिलहाल बाहर इसके मॉल की अगर हम बात करें तो कोई भी नहीं है, ना कोई आरजेडी का नेता यहाँ पहुँचा है और ना ही जो है गुरुग्राम पुलिस के अलावा जो दूसरी टीमें हैं वो यहाँ पहुँची है। लेकिन जिस तरह से लगातार जो है छापेमारी की जा रही है मॉल के अंदर, क्योंकि एक ऑफिस बताया जा रहा है और इसी ऑफिस पर लगातार जो है कागजों की छानबीन की जा रही है, और जिस तरह से लगातार आरजेडी के नेता, प्रवक्ता या फिर जो है आरजेडी के दूसरे लोग हैं वो लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं और सीबीआई को जो है सरकार की कठपुतली बता रहे हैं। लेकिन जिस तरह से लगातार आज सुबह 8 बजे से लगातार सीबीआई की जो है देश भर के अलग अलग इलाकों में 25 जगह छापेमारी की जा रही है, उसमें अब देखना ये होगा कि गुरुग्राम के इस मॉल में क्या कुछ निकल कर सामने आता है, और जब सीबीआई की टीम यहाँ से जो है बाहर जाएगी तो वो क्या क्या सबूत यहाँ से इकट्ठा करने में कामयाब रहती है। क्योंकि जो है बताया जा रहा है कि इस मॉल में लगभग 80% की हिस्सेदारी जो है तेजस्वी यादव की है, वो भी ऑन रिकॉर्ड नहीं है। तो इन्हीं कागजों की जो है जांच पड़ताल करने के लिए आज सीबीआई की एक टीम आई है, और अब जांच इस बात की जा रही है कि आखिरकार वाकई ही जो है तेजस्वी यादव की इस मॉल के अंदर कितनी हिस्सेदारी है। क्योंकि कागजों में जो अब तक जानकारी मिल रही है सीबीआई के सूत्रों के हवाले से, उसमें यह है कि तेजस्वी यादव की कागजों में कहीं भी कोई जो है हिस्सेदारी दिखाई नहीं गई है। व्हाइटलैंड बिल्डर जो है वो इस मॉल को तैयार किया जा रहा है और उसी की तरफ से जो है इन्वेस्टरों को इस मॉल के जो दुकान थे, फ्लोर थे, उनको बेचा गया था। लेकिन अब तक कोई जानकारी सामने नहीं आई। अब इंतजार इस बात का करना होगा कि आखिरकार कितनी देर में सीबीआई की टीम जो है इस मॉल से बाहर आती है और क्या कुछ वहां से कागजों के साथ साथ क्या कोई जो है जिस तरह से सीबीआई का पैटर्न है कि वहां से जो है हार्ड डिस्क, लैपटॉप और जो है मोबाइल बरामद किए जाते हैं, यहाँ से क्या क्या बरामद होता है और कितनी फाइलों को जो है सीबीआई की टीम खंगालती है और कितनी फाइलों को अपने साथ लेकर जाती है, ये जो है जब सीबीआई की इसके अलावा रेड है वो पूरी होगी उसके बाद आपने साफ हो बताया पाएगा। गुरुग्राम के अलावा कई और जगह पर छापेमारी चल रही है। डिप्टी सीएम का जिम्मा संभालते ही तेजस्वी यादव ने कहा था कि वो इस बात से बिल्कुल नहीं डरते हैं कि उनके खिलाफ सीबीआई की या किसी तरह की जांच होगी और वो इसके लिए तैयार भी रहेंगे। लेकिन अभी क्या लग रहा है कि क्या किसी तरह की मुश्किलें तेजस्वी यादव के लिए बढ़ती नजर आ रही है या फिर बिहार सरकार के लिए? जी बिल्कुल, देखिए जब से लगातार बिहार में जो है आरजेडी के साथ नई सरकार जो है नीतीश कुमार ने बनाई है, उसके बाद से लगातार जो है बीजेपी के जो नेता थे वो लगातार इस नई सरकार पर निशाना साध रहे थे, और अब लगातार ईडी और सीआईडी की पूरे देश भर में 25 ठिकानों पर रेड है। तो आने वाले वक्त में जो है ये जरूर माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में आरजेडी के साथ साथ तेजस्वी यादव की मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ सकती है। लेकिन देखना ये होगा कि आज जो 25 ठिकानों पर जो है सीबीआई और ईडी की रेड मारी जा रही है, उनको क्या दस्तावेज मिलते हैं और कितने सबूत जो है सीबीआई और ईडी की टीम जुटाने में कामयाब हो पाती है। क्योंकि उसी के बाद जो आगे की कार्रवाई है वो तेजस्वी यादव पर होगी, और उसी जो आज की कार्रवाई जब पूरी होगी उसके बाद ही जो है कहीं ना कहीं ये साफ हो पाएगा कि आने वाले दिनों में बिल्कुल लगातार नजर बनाए रखेंगे और अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल ये बड़ी जानकारी एक बार फिर अपने दर्शकों को दे रहे हैं कि दरअसल छापेमारी लगातार हो रही है, कई ठिकानों पर बिहार में भी छापेमारी हो रही है। फिलहाल गुरुग्राम यानी हरियाणा तक ये जो छापेमारी या जांच है ये पहुंच चुकी है बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ। खबरों में आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पंचायत चुनाव को लेकर एक बार फिर से ये बड़ी जानकारी दिल्ली से आपको बताने जा रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक आज रखी गई है। शाम करीब 4 बजे हरियाणा भवन में बीजेपी की बैठक होगी। सीएम मनोहर लाल, प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ इस बैठक में मौजूद रहेंगे। जिला चुनाव प्रभारियों की रिपोर्ट पर मंथन किया जाएगा और इसके अलावा सिंबल पर चुनाव लड़ने को फैसला भी संभव है, यानी चुनाव सिंबल पर लड़ा जाए, इस बात पर भी विचार किया जा रहा है, जिसे लेकर आज शाम 4 बजे हरियाणा भवन में मीटिंग में मंथन होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं। पंचायत चुनाव पर बीजेपी की बड़ी बैठक आज रखी गई है। शाम करीब 4 बजे हरियाणा भवन में मीटिंग होगी और इस मीटिंग में सीएम मनोहर लाल मौजूद होंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी मौजूद रहेंगे। जिला चुनाव प्रभारियों की रिपोर्ट पर इस दौरान मंथन किया जाएगा। इसके साथ ही फैसला इस बात पर भी लिया जाएगा कि पंचायत चुनाव सिंबल पर लड़े जाएं या फिर नहीं। सिंबल पर चुनाव लड़ने को लेकर इससे पहले भी अलग अलग बयानबाजी पार्टी नेताओं की तरफ से हुई थी, और अब पंचायत चुनाव में किसी भी तरह की चुनावी तैयारी में कमी ना रहे, इस बात पर बीजेपी लगातार मंथन कर रही है। पंचायत चुनाव की रण की बात करें, सितंबर में पंचायत चुनाव होंगे, उस लिहाज से बीजेपी लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। इस चुनाव में 23 ग्राम पंचायतें
ज़्यादा रहने वाली है, उस लिहाज से भी अलग अलग तैयारियां करनी ज़रूरी हो जाती हैं, क्योंकि लगातार इस बात पर मंथन चल रहा है। और पिछली बार की अगर हम बात करें तो कुल 6205 ग्राम पंचायतें थी, लेकिन इस बार इनकी संख्या बढ़ी है और यही तैयारियां सभी पार्टियों की तरफ से चल रही है। इस बार संख्या बढ़ा दी गई है, 6228 संख्या कर दी गई है और इन अलग अलग पंचायतों में भी चुनावी तैयारियां ज़रूरी हो जाती हैं। आंकड़ों के मुताबिक इस बार 71,000 से ज़्यादा पदों पर चुनाव होने वाले हैं।